कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान। मैं आर.एस. प्रसाद सर आज आप लोगों को पाठ 2.1.2 भूगोल का उत्तर का विशाल मैदान कराने जा रहा हूं। चलिए देखिए इसमें पहले क्या मुख्य बातें दी हुई हैं उसको जान लेते हैं, फिर इसके बाद कुछ अलग बातें करेंगे। देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। सबसे पहले उत्तर भारत का मैदान भारतीय उपमहाद्वीप का महत्वपूर्ण भूभाग है। दूसरा है यह सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहलाता है। इसे हिमालय का उपहार भी कहा जाता है। यहाँ की नदियां सतवाहिनी नदी हैं। सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध बनाया गया है। भाबर, तराई, बांगर और खादर इस मैदान के भाग हैं। गंगा नदी विश्व की सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। पॉपुलर का उपयोग प्लाईवुड बनाने में होता है। पॉपुलर या पॉपुलर बोलते हैं इसको। इस मैदान में आबादी सघन है। एक वर्ष में जमीन के एक ही भाग पर एक से अधिक फसलें उगाई जाती हैं, जिसे बहुफसली कहा जाता है। यहाँ स्वरोजगारी व्यक्ति, कृषक, दुकानदार और फेरी के कार्य में लगे हुए हैं। इस विशाल मैदान की लंबाई 2400 किलोमीटर और चौड़ाई 150 से 480 किलोमीटर के बीच है। माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। इस मैदान में सिंधु घाटी की सभ्यता का विकास हुआ है। चलते हैं सही विकल्प चुनकर लिखते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला है उत्तर का विशाल मैदान का विस्तार मिलता है। कहाँ मिलता है बच्चों? ये मिलता है भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में। नंबर 2 है हिमालय पर्वत का उपहार किसे कहा गया है? तो ये गंगा को कहा गया है। नंबर 3 है भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये सतलज नदी पे बना हुआ है बच्चों, ध्यान रखना इसको। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको कर लेना आप लोग अच्छे से। अब है नंबर 4 वर्षा काल में नदियां बाढ़ के दौरान यानी बाढ़ के मैदान में जो नमीन कांप मिट्टी का निक्षेप करती हैं उसे कहते हैं, उसे खादर कहते हैं बच्चों। नंबर 5 है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे कौन सा नगर बसा हुआ है? इनमें से बताना है कौन सा नगर बसा हुआ है। तो गुवाहाटी बसा हुआ है बच्चों, कोलकाता भी नहीं है, इम्फाल भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं, मतलब गुवाहाटी तो बसा हुआ ही है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो सबसे पहले डेल्टा की आकृति होती है तो त्रिभुजाकार होती है बच्चों। यहाँ लिखेंगे त्रिभुजाकार। नंबर 2 पे है कृषि के साथ साथ लोग भी पालते हैं। क्या पालते हैं? मवेशी या पशु कह सकते हो इसको। चलिए नंबर 3 पश्चिम बंगाल में विश्व प्रसिद्ध डेल्टा नाम से जानी जाती है। कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा। तो यहां लिखा जाएगा सुंदरवन डेल्टा। नंबर 4 है नदी मोड़ द्वारा झील की रचना करती है। तो गोखुर झील की करती है बच्चों, ध्यान रखना यहाँ पे गोखुर झील। गोखुर झील की रचना करती है। नंबर 5 दो नदियों के बीच की भूमि को कहते हैं। दो नदियों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं? दो आब। ये जो है दो आब है, दो आब कहते हैं बच्चों। अगला है उचित संबंध जोड़िए। तो यहाँ अ और ब दिया हुआ है, दोनों तरफ बढ़ने हैं हमें। तो नंबर 1 है टीलों के बीच की निम्न भूमि है। तो ये तिल्ली तल्ली कहलाती है बच्चों, ध्यान रखना। ये नंबर 1 को जाता है इसका नंबर। इसके बाद जो है अगला नंबर 2 है नदी द्वारा निर्मित मैदान को स्थानीय भाषा में कहा जाता है। तो धाया कहा जाता है बच्चों, ये नंबर 2 को जाता है। ऐसे नंबर 3 है नदी निर्मित खड्ड। नदी निर्मित खड्ड क्या है वो बताना है आपको। तो ये है चो, यानी कि ये नंबर 3 को जाता है।
नंबर 4 है बाढ़ग्रस्त क्षेत्र। बाढ़ग्रस्त क्षेत्र को बेट कहते हैं, ये नंबर 4 को जाता है। अब दो नदियों के बीच की भूमि कहलाती है दोआब, ये नंबर 5 को जाता है। चलिए निम्नांकित प्राकृतिक विशेषताओं को रिक्त स्थानों में भरिए। तो चलते हैं, देखते हैं। नंबर 1 है बिंदु है, पहले मिट्टी है, फिर इसका सिंधु का जो मैदान है बांगर है, गंगा का मैदान कांप है और ब्रह्मपुत्र का मैदान दलदली कहलाता है। नंबर 2 पे नदियां हैं, सिंधु झेलम सिंधु का मैदान में चिनाब, रावी और सतलज। गंगा के मैदान में गंगा, यमुना, गोमती, गंडक, सोन, घाघर और ब्रह्मपुत्र में विस्ता है। ऐसे ही नंबर 3 पे बिंदु है ढाल, तो सिंधु नदी पश्चिम की ओर है इसका ढाल, गंगा का मैदान जो है पूर्व की ओर है इसका ढाल और ब्रह्मपुत्र जो है दक्षिण पूर्व की ओर है। नंबर 4 फसलें देखो कौन कौन सी है। सिंधु मैदान में क्या होती है, मक्का, गेहूं, कपास और गंगा मैदान में गेहूं, गन्ना, जूट और ब्रह्मपुत्र में चावल, चाय, जूट। प्रमुख नगर कौन कौन से हैं देख लेते हैं। सिंधु मैदान में श्रीनगर, जम्मू, डलहौजी, चंडीगढ़ और गंगा के मैदान में इलाहाबाद, वाराणसी और पटना। और इधर बच्चा ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र में देखो कौन कौन सी है बच्चों, ब्रह्मपुत्र में है डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। ये है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं, इसमें कौन कौन से उत्तर आते हैं देखते हैं जरा हम लोग। तो सबसे पहला प्रश्न है पंजाब और हरियाणा के मैदान में वर्षा कम होती है, फिर अधिक पैदावार कैसे संभव हो पाया है। तो उत्तर है सिंधु व उनकी सहायक नदियां इस मैदान की रचना करती हैं जो समतल व उपजाऊ हैं। भूमि की उपजाऊ शक्ति व साल भर प्रवाहित होने वाली नदियों के कारण यहाँ सिंचाई के विभिन्न साधनों का विकास किया गया है। इस क्षेत्र में नहरों व नलकूपों के उपयोग से हरित क्रांति को बल मिला है। प्रश्न है ऐसा क्या कारण है कि इन नदियों में साल भर पानी रहता है जबकि यहाँ पर वर्षा कम होती है। यहाँ सिंचाई के प्रमुख स्रोत क्या है। तो उत्तर है यहाँ की नदियां ग्लेशियर से निकलती हैं, इसलिए ये सदा नीर नदियां हैं। भले ही वर्षा कम होती है इसके बावजूद भी जल का स्तर बना रहता है। यहाँ सिंचाई के प्रमुख स्रोत नंबर 1 नहर, नंबर 2 नलकूप है। प्रश्न है सतलज नदी और उसकी सहायक नदियों में साल भर पानी भरा रहता है, क्यों। तो उत्तर है क्योंकि ये नदियां ग्लेशियर से निकलती हैं और ग्रीष्म ऋतु में बर्फ के पिघलने से पानी की पूर्ति होती है, इसलिए साल भर पानी भरा रहता है। प्रश्न 4 है हम जिस क्षेत्र में रहते हैं वह नदी मैदानी या पठारी है, कुआं बनाना कहाँ ज्यादा आसान है और क्यों। उत्तर है हम जानते हैं वह नदी मैदान में प्रवाहित होती है। मैदान में कुआं बनाना आसान है क्योंकि नर्म चट्टानों की रचना के कारण खुदाई जटिल है। प्रश्न है बहुफसलीय खेती के क्या कारण है। तो उत्तर है विकसित सिंचाई प्रणाली के कारण बहुफसलीय खेती संभव हुई है। प्रश्न है पीढ़ी दर पीढ़ी खेत छोटे होते जा रहे हैं, क्यों। तो उत्तर है संयुक्त परिवारों के विघटन के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी खेत छोटे होते जा रहे हैं। नंबर प्रश्न है अगला गन्ने का रस निकालकर बेचने वाले दुकानदार से चर्चा करें कि गन्ना कहां से लाते हैं और उन्हें कितना मुनाफा होता है। तो ये हम चलते हैं स्थानीय बाजार में उत्तर देने के लिए। तो चलो देखते हैं नंबर 1 ये उत्तर। स्थानीय बाजार में गन्ना आसपास के क्षेत्रों में से पहुंचता है। रस बेचने वाला बुधोराम गन्ना हर दूसरे दिन बाजार से खरीदता है क्योंकि ठेला में मशीन से पेराई करने के कारण उसे गन्ना स्टॉक में रखने की परेशानी होती है। साथ ही गर्मी के कारण गन्ना सूखने भी लगता है। गन्ना का रस की मांग ग्रीष्म ऋतु में अधिक होती है। रस 2 वर्गों में बेचे जाते हैं, जैसे एक बर्फ मिला, दूसरा बिना बर्फ का रस। अतः कीमत भी अलग अलग 10 रुपए 15 रुपए होती है। इस प्रकार गर्मी में बिक्री के बढ़ जाने पर मुनाफा भी 3 गुना के लगभग बढ़ जाता है। प्रश्न है दीवार मानचित्र एटलस को देखकर सिंचित क्षेत्र की पहचान कर बताएं कि हमारा क्षेत्र क्या इस श्रेणी में आता है। तो उत्तर हाँ हमारा क्षेत्र सिंचित क्षेत्र में अंतर्गत आता है क्योंकि महानदी बेसिन क्षेत्र में होने के कारण
कई बांध बनाए गए हैं, जैसे तंदुला बांध, गंगरेल बांध, मुरम सिल्ली बांध, रुद्री बांध आदि। इसके अतिरिक्त नल, कूप व कुआं, रहट आदि स्रोत भी सिंचाई में मदद करते हैं। प्रश्न है सही गलत बताना है। तो नंबर 1 है गंगा सिंधु का पूरा मैदान भारत में ही है। ये तो गलत है बच्चों, क्योंकि बाहर भी है। अगला है नंबर 2, भारत देश का कुछ हिस्सा गंगा सिंधु के मैदान में है। तो ये तो सही है बात, तो ये सही है। नंबर 3 है गंगा सिंधु का मैदान उत्तर के मैदान का हिस्सा है। ये भी सही है। और नंबर 4 है उत्तर के मैदान की प्रमुख नदी गंगा है। ये भी सही है आपकी। प्रश्न पे चलते हैं। पंजाब हरियाणा के मैदान में सिंचाई की जरूरत क्यों है? वहां के लोगों को सिंचाई से क्या फायदा हुआ है? तो उत्तर है ये, पंजाब हरियाणा के मैदानी भाग में वर्षा की मात्रा कम है, परंतु यहाँ प्रवाहित होने वाली सिंधु व सहायक नदियां सदावाहिनी नदी होने के कारण नदियों से विभिन्न सिंचाई साधनों के विकास को प्रोत्साहन मिला है। हर नहर व नलकूप यहाँ के लोगों को सिंचाई सुविधा से में हरित क्रांति से उन्नत बीज, खाद व दवाइयों को अपनाकर उत्पादन बढ़ाने में फायदा मिला है। प्रश्न है उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके में नहर बनाना क्यों आसान है? तो उत्तर है उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके में नहर बनाना आसान है क्योंकि नदियों के समतल एवं उपजाऊ मैदान है तथा भूमि पोली व जल ग्रहित है। प्रश्न है उत्तर के मैदान से जीविका की तलाश में लोग बाहर क्यों जाते हैं? तो उत्तर है उत्तर के मैदान में कृषि के बाद उद्योग का विकास कम हुआ है, अतः जीविका के लिए लोग रोजगार पाने के लिए बाहर चले जाते हैं। हमारे इलाके में मीरमपुर गांव में क्या क्या अंतर हैं? तो उत्तर है ये, हमारे इलाके में कृषि, उद्योग, व्यापार व यातायात के साधनों का अधिक विकास हुआ है, जबकि मीरपुर ग्रामीण इलाका है। हमारे यहाँ अधिकांश हिस्से में एक फसली उत्पादन के रूप में धान उगाया जाता है और कहीं कहीं रबी फसल उगाई जाती है, लेकिन मीरपुर गांव गंगा नदी के किनारे बसे होने के कारण 3 फसलें ली जाती हैं। खरीफ के अंतर्गत धान, बाजरा, उड़द और रबी के अंतर्गत गेहूं, सरसों, आलू आदि उगाया जाता है। प्रश्न है जल जो उत्पादन के लिए एक प्राकृतिक संसाधन है, कृषिगत उत्पादन के उपयोग हेतु अधिक खर्च हो रहा है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो उत्तर है जल के बिना कृषि संभव नहीं है। भारत और विश्व के अर्ध जलीय कृषि फसलों का क्षेत्र अधिक है, जिससे जल का उपयोग अधिक हो रहा है। जल का उपयोग रोकने पर उत्पादन घट जाएगा, जिससे जनसंख्या के उदरभरण की समस्या आएगी। प्रश्न है तराई और डेल्टा में समानता और अंतर बताइए। तो उत्तर है ये, भाबर प्रदेश में विलुप्त नदी मैदान भाग में पुनः दिखाई देने लगती है और उसका जल अधिक विस्तृत क्षेत्र में फैल जाता है, इसे तराई कहते हैं। यह स्थिति नदी अपनी प्रथम अवस्था के अंतिम चरण में बनती है। नदी सागर में मिलने से पूर्व अत्यंत मंद वेग से बहती है, भार वहन क्षमता क्षीण हो चुकी होती है, अतः अपने साथ बहाकर लाए गए अवसादों को मुहाने के पास जमा करती रहती है, इसे डेल्टा कहते हैं। यह स्थिति नदी अपनी अंतिम अवस्था में बनाती है। तराई व डेल्टा दोनों में समानता है। यह जल भरावन के कारण आसपास का क्षेत्र दलदली बनता रहता है और जो कृषि कार्य के लिए बाधक है। प्रश्न है गोकुल झील व आपके गांव शहर के तालाब में क्या अंतर है? तो उत्तर है गोकुल झील का निर्माण नदी मोड़ से होता है, जबकि बाढ़ आती है तो नदी अपने घुमावदार विसर्प मार्ग को छोड़कर सीधे मार्ग में बह जाती है। किसी छुटे भाग में जल भर जाने पर गोकुल झील बन जाती है। इस तरह यह प्राकृतिक द्वारा निर्मित होती है, जिसकी आकृति गाय के खुर के समान होती है, जबकि हमारे आसपास का तालाब कृत्रिम है, जिसे मानव द्वारा गहरा गड्ढा बनाकर वर्षा का जल व भूमिगत जल के भरावन से निर्मित हुआ है।
मीरपुर गांव में किए जाने वाले व्यवसाय और आपके गांव में किए जाने वाले व्यवसाय में क्या अंतर है? तो उत्तर है ये, मीरपुर गांव में किए जाने वाले व्यवसाय मुख्यतः दुग्ध उत्पादन व छोटे दुकानों, अनाज, तेल, स्टेशनरी, रेडीमेड कपड़े का संचालन, छोटे होटल, चाय नाश्ता खाना और फेरी वाले हैं। हमारे गांव की आबादी अधिक होने के कारण छोटे दुकानों के साथ साथ बड़े दुकान, रिपेयरिंग शॉप, टीवी, रेडियो, मोबाइल भी हैं। प्रतिदिन हमारे गांव में बाजार लगने के कारण सब्जी मंडी की भी सुविधाएं हैं, जहां से दूसरे गांव के सब्जी व्यापारी थोक में सब्जी ले जाते हैं। हमारे यहाँ ऐसी आबादी भी अधिक है, भूमिहीन कृषक की श्रेणी में आते हैं। ऐसे में ये रोजगार के लिए अन्य शहरों की ओर भी चले जाते हैं। अगला है, इस विवरण पत्र को अपने गांव या आसपास के गांव से प्राप्त जानकारी के आधार पर पूर्ण कीजिए। तो ये बच्चों पूर्ण करके दिया हुआ है आपको। सबसे पहले है गांव का कुल क्षेत्रफल। गांव का क्षेत्रफल ये दिया हुआ है 166। प्रयुक्त भूमि हेक्टेयर में बताना है, तो ये भी 166 है। कृषि भूमि 140 है। भूमि जो कृषि से उपलब्ध नहीं है, क्षेत्र जो निवास, सड़क, तालाब, चारागाह के लिए प्रयुक्त हुए हैं, तो ये 26 है। और सिंचित भूमि जो है वो कितनी है? 100 है। असिंचित भूमि 40 है। सुविधाएं देखते हैं क्या है इसमें, शैक्षिक और चिकित्सालय। तो हाँ, प्राथमिक है, उच्च माध्यमिक शाला है, हाँ यहाँ पर भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और एक निजी डिस्पेंसरी है। बाजार में जरा देखते हैं क्या कुछ है, तो हाँ, बड़ा बाजार और महासमुंद है। चलिए यहाँ विद्युत आपूर्ति देख लेते हैं। विद्युत आपूर्ति के लिए क्या, हाँ, अधिकांश घरों में बिजली सुविधा उपलब्ध है। संचार सेवा में क्या है यहाँ पर, हाँ, पोस्ट ऑफिस है, टेलीफोन है, मोबाइल है। और निकट शहर कौन सा है? तो महासमुंद निकट शहर है। इसी के साथ ये लेसन बच्चों समाप्त हो रहा है। तो ये नीचे आपका लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसे दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे। मेरे चैनल को लाइक करेंगे, कमेंट्स जरूर करेंगे। आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ज्यादा से ज्यादा बच्चे शेयर कीजिएगा, जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और इस बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मेरे चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।